हेलो फ्रेंड आशा करते हैं एसएससी जेएसटी पेपर 2 की तैयारी करने के लिए आप अपना कमर कस लिए होंगे। फ्रेंड आंसर की ऑलरेडी आ चुका है और आप अपना स्कोर भी जान चुके होंगे। यदि फ्रेंड आप ऐसे कैंडिडेट्स में आते हैं जो 140 या 140 से ज़्यादा मार्क्स लाए हुए हैं, तब आप बिना रिज़ल्ट का वेट किए हुए ही पेपर 2 की तैयारी करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लें। हालांकि ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ पर सुझाया है, हो सकता है कि वह 130 से 130 प्लस हो जाए, तो मैं ऐसे कैंडिडेट्स को भी ज़रूर सलाह दूंगा कि वो पेपर 2 की तैयारी करने के लिए जुट जाए। फ्रेंड चूँकि आंसर की आ चुका है, आप अपना स्कोर जान चुके हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आप इसकी तैयारी एट रैंडम करने के बजाय पहले आप रणनीति बना लें। रणनीति बना ले अनुवाद खंड के लिए, रणनीति बना ले आप निबंध खंड के लिए। ठीक है, बिना रणनीति का आप बड़ा सा बड़ा बैटल भी हार जाएंगे। ओके, आप सबसे पहले आपको एक मिथ, बहुत सारे कैंडिडेट्स एक गलतफहमी का शिकार होते हैं। वे पेपर 1 और पेपर 2 को एक जैसा लेते हैं। पेपर 1 में क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स उसमें आपने पढ़ा है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, हिंदी में भी उसी तरह से आपने ग्रामर पढ़ा है, कॉम्प्रहेंशन लिया, क्लोज टेस्ट बनाया है। वो क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट्स है। ठीक है, वो थ्योरेटिकल पार्ट है पेपर 1। और जो पेपर 2 जो है, यह पूरी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड है। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल किए हुए, बिना उस पर काम किए हुए आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो पेपर 2 है, पूरी तरह से कहा जाए तो 90%, जैसा मैंने पिछले वीडियो सेशन में बताया था कि 90% आपको एक्सरसाइज पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, और दोनों ही काम करिए, और इससे रिलेटेड आप एनालाइज करिए। ठीक है, एनालिसिस करिए, और फिर इन तीनों के बाद आपको करना क्या है, आपको लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है निबंध सेक्शन में। ओके, राइट करना है। इस तरह से आप चलेंगे तब काफ़ी अच्छा होगा। और इसमें वीडियो का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि आप, जैसा मैंने अभी बताया कि पेपर 1 में काफ़ी सारे चैप्टर्स, काफ़ी सारे थ्योरी वाले चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। लेकिन पेपर 2 के लिए क्या थ्योरी है, कोई थ्योरी है ऐसा नहीं है। यदि पेपर 1 आपका अच्छा है, इंग्लिश अच्छी जानते हैं, हिंदी में आपकी अच्छी पकड़ है, तब आप पेपर 2 में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बस उसका ध्यान रखना है कि आप कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना कर दे, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। आप सही शब्दों का आप चयन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो आपने पेपर 1 में पढ़ा है। इसलिए शब्दों के पीछे ना लगे। ठीक है, वोकैबुलरी आप रटने पर मत लगे हुए रहें। इसके लिए क्या है, कुछ पारिभाषिक शब्दावली है, और कोई यह ज़रूरी नहीं है कि जो आप पारिभाषिक शब्दावली करेंगे वो एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। ठीक है, इस कारण से आपको पूरी तरह से फोकस करना है एक्सरसाइजेस पे। ओके, निबंध को लीजिए, निबंध का शीर्षक लीजिए, उस पर आपको लिखने का प्रयास करना है। आप अनुवाद लीजिए, अनुवाद जो भी ले रहे हैं उसका आपको अनुवाद करना है। लेकिन फ्रेंड ज़रूर ये चीज़ पर फोकस करना है, ध्यान रखना है कि जो भी आप अनुवाद कर रहे हैं या जो भी आप निबंध लिख रहे हैं, और सबसे पहले स्वमूल्यांकन कर लें कि उसमें किस तरह के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, आपने सही शब्दों का चयन किया कि नहीं किया। उतना करने के बाद यदि आपको संतुष्टि मिल जाता है कि आपने जो किया है वो पूरी तरह से ठीक है, तब इट्स ओके। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी सीनियर्स से आप उसका मूल्यांकन करवाएं। बहुत ज़रूरी हो जाता है। सीनियर में आपके हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, दीदी हो सकते हैं, और ऐसे सीनियर्स से ज़रूर आप कांटेक्ट करें जिनका एज लगभग एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है। उनसे ज़रूर आप पूछिए कि आपकी असफलता के पीछे कौन से घटक है, कौन से कारण रहे हैं। वो ईमानदारी पूर्वक यदि साझा करते हैं आपसे, तब उनके सबल पक्ष और निर्बल पक्ष को जानते हुए आपको रणनीति बनाना है कि उनका सिलेक्शन इतने सालों से क्यों नहीं हुआ,
क्या हम भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं? और यदि आपको लगता है कि आप भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं, आपका प्रिपरेशन भी उसी ट्रैक पर जा रहा है, तब आपको आपको सचेत हो जाना है और आपको रणनीति बदल देने होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ आपको याद रखना है। रणनीति बनाने का जो पहला जो उसूल है, पहला जो पॉइंट है, यही पॉइंट है। दूसरा फ्रेंड, आपको जानना है कि रणनीति बनाने के लिए आपको स्वस्थ मन की ज़रूरत होगी। आप तन लगाइए, स्वस्थ तन लगाइए, स्वस्थ मन लगाइए और धन भी लगाइए। ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपके पास तन है, मन है, लेकिन धन नहीं है, और धन नहीं है तब आप अच्छी किताबें परचेज़ नहीं कर सकते हैं, आप कोई कोर्स नहीं परचेज़ कर सकते हैं। ओके, आप अच्छे टीचर के संपर्क में नहीं रह सकते हैं। बस आप ऐसा ही सिर्फ सोचते हैं कि बस तन और मन लगा देंगे तब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बिना गाइडेंस का हम चलेंगे तब फिर ऐसे नौका पर सवार होने से क्या फ़ायदा जिसमें पतवार ही नहीं है जो आपको गाइड करे कि आपको कहाँ जाना है। तो फ्रेंड, इन दो चीज़ों पर आपको फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, इस पेपर की तैयारी करना है। ओके, तो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दी ऐसे टॉपिक्स दैट आर वेरी मच लाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम ऑफ योर्स। ओके फ्रेंड, जो भी शीर्षक मैं आपको दे रहा हूँ इस सेशन में, वो शीर्षक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको करना क्या है कि हर एक पर आपको हिंदी में निबंध लिख लेने हैं, अंग्रेजी में निबंध लिख लेने हैं। और फ्रेंड, मैं ऐसे कैंडिडेट्स का फ्री में इवैल्यूएशन करने वाला हूँ, चाहे वो अनुवाद का खंड हो, चाहे वो निबंध का खंड हो, जिनका 160 प्लस स्कोर आ रहा है, मैं फ्री में इवैल्यूएशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स ज़रूर हमसे जुड़े और वो अपना इवैल्यूएशन ज़रूर करवाएं। ओके, तो फ्रेंड, चलते हैं। सबसे पहला हम लोग जो ऐसे का टॉपिक लेंगे वो है हम लोगों का 5G तकनीक। फ्रेंड, ये जो ऐसे का टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस कारण से है क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही भारत ने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, और जिसके कारण से भारत वैसे गिने चुने देशों में आ गया है जिनके पास 5G टेक्नोलॉजी, और 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद किस तरह से क्रांति आने वाला है देश में, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था और भी त्वरित गति से आगे बढ़ सकती है, इसके बारे में आपको इस शीर्षक में निबंध लिखना है। फ्रेंड, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक मेरे विचार से लग रहा है वह है भारत तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था। तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था। फ्रेंड, इसके लिए भी आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, डिफरेंट न्यूज़ मीडिया में भी आप जाने होंगे कि भारत अब 5वीं अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, इंग्लैंड को पछाड़ते हुए। जो हम लोगों के देश पर राज्य किया हुआ था उनको भी हम लोगों ने पछाड़ दिया और उनको पीछे करते हुए हम लोग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया का। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इससे रिलेटेड आपको तथ्य जुटाने हैं, इससे रिलेटेड आपको आंकड़े जुटाने हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको ऐसे लिखना है। मैं बताऊंगा कुछ टॉपिक्स को लेकर के कि आपको लिखना किस तरह से आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रभावकारी ऐसे लिखना है। ओके, जो थर्ड ऐसे टॉपिक है वह है डिजिटल भारत। डिजिटल भारत। फ्रेंड, थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरा ठीक नहीं है, प्लीज़ आप मेरी बात को सुन करके आप लिख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चूँकि डिजिटल पेन से मैं लिख रहा हूँ और डिजिटल पेन में उस तरह से अक्षर नहीं बनता है। डिजिटल भारत के कारण से भारत जो है ना वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है, बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था। डिजिटलाइजेशन अगर नहीं होता भारत में तब बहुत ही मुश्किल होता कि भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता। इसलिए ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट ऐसे टॉपिक लेके और इस पे लिखना है खेल जगत में उभरता भारत। ठीक है, हाल फिलहाल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ था
इसके बावजूद कि इस खेल में, इस कॉमनवेल्थ के गेम्स में कुछ गेम्स को हटा दिया गया था जिसमें भारत अच्छा खासा पदक लाता था, इसके बावजूद भी भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ये जो टॉपिक है मेरे विचार से ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको इस पर लिख लेना है। इसके बाद फ्रेंड, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति पर आपको ऐसे लिखना है, नई शिक्षा नीति और किस तरह से ये जो शिक्षा नीति है वह भारत की दशा और दिशा बदलने वाली है, इस पर आपको सकारात्मक तरीके से लिखना है या आलोचनात्मक आपको विश्लेषण करना है इस टॉपिक पर, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड, नेक्स्ट जो ऐसे टॉपिक लग रहा है मेरे विचार से इम्पॉर्टेंट है वह है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ये सब सारे जो स्कीम्स है, जो प्रोजेक्ट्स है भारत के, वे भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को इसमें समावेश करना है। इसके बाद फ्रेंड, जो सातवां इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है वह है बेरोज़गारी, बढ़ती बेरोज़गारी। हालांकि ये एक ट्रेडिशनल टॉपिक है, बढ़ती बेरोज़गारी, लेकिन फ्रेंड ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको जोड़ना है, आज के परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ना है कि किस तरह से कोविड-19 के बाद भारत की बेरोज़गारी बढ़ी है, भारत में बेरोज़गारी बढ़ी है और सरकार इसके लिए कौन कौन से कदम को उठा रही है, ठीक है। इसमें आंकड़े देने हैं, ये नहीं कि कोई भी पुरानी बुक को आप उठाइए और जिस तरह से वह लिखा है, जिस तरह से उसने मेंशन किया है बेरोज़गारी की समस्या को लेकर के, वही लिख दीजिए, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फ्रेंड, जो 8th इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक लग रहा है वह है मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह ऐसे टॉपिक है। भारत में ऐसे कई सारी कंपनियां, यहाँ तक कि जो चिप मेकिंग कंपनीज भी इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हो रही है और इस तरह से इंडिया काफ़ी अच्छा खासा इसमें परफॉर्म कर सकती है आने वाले सालों में। तो फ्रेंड, ये 8 इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है, इसके अलावा भी हम लोग कुछ टॉपिक्स को कर लेते हैं। जो 9th इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक लग रहा है वह है एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। इससे भारत का राजस्व काफ़ी बचेगा, हालांकि इसके डिसएडवांटेजेस भी है, आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पर लिखने हैं, ओके। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। इसके बाद फ्रेंड, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो ऐसे टॉपिक है वह है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। फ्रेंड, ये भी टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये अभी मीडिया में काफ़ी चला हुआ है, ट्रेंड में है यह कॉमन सिविल कोड, ठीक है। तो इस पर आपको निबंध लिखना है। इसके बाद फ्रेंड, जो 11th ऐसे टॉपिक है वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम लोग कहते हैं AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड, इस पर बहुत काम हो रहा है। अब रेस्टोरेंट हो गया, चाहे घर में बुजुर्गों का देखभाल करने के लिए की बात हो, तब वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखने वाला रोबोट्स या ह्यूमनॉइड्स को वहाँ पर रखा जाता है और इस तरह से काम में उसको लाया जा रहा है। काफ़ी सारे देश इस पर अच्छा खासा काम कर रहे हैं, इंडिया भी अच्छा खासा काम किया है और कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है वो है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। कहा जाता है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, इस तरह की जो बातें आ रही है वो कहीं ना कहीं प्रेस की स्वतंत्रता पर वहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाने की बात हो रही है। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। जो 13th ऐसे टॉपिक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है प्रजातंत्र में मीडिया की भूमिका, ठीक है, प्रजातंत्र में मीडिया की भूमिका, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है। इसके बाद फिर 14th आप ले लीजिएगा सोशल मीडिया। ये पिछले बार भी आया हुआ था, कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ था, ये अभी भी रेलेवेंट है। सोशल मीडिया लाभ और हानि, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इस पर आपको लिखना है।
हर एक तरह के पहलू पर आपको लिखना है, एक मास्टर ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग का 15th जो इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक नज़र आ रहा है मेरे विचार से, वो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ऐसा मीडिया में बराबर आता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में कहीं ऐसा ना हो कि भारत विरोधी अभियान चलना शुरू हो जाए, ठीक है। इसका एक आलोचनात्मक लेख लिखना है आपको इसमें, अभिव्यक्ति की आज़ादी में। इसके बाद फ्रेंड कुछ और भी ऐसे टॉपिक मेरे विचार से इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, आप कुछ उसे भी आप ले लें, जैसे जलवायु परिवर्तन, है ना, क्लाइमेट चेंज, ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जलवायु परिवर्तन, इसको आप ज़रूर लें। इसके बाद फिर आप ले वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, यह भी इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है। इसके बाद फिर आप ले सकते हैं वोकल फॉर लोकल, ठीक है, वोकल फॉर लोकल। सरकार का ये जो स्लोगन है, ये किस तरह का स्लोगन है और किस तरह से यह काम कर रहा है इंडिया में, किस तरह से ये रोज़गार परक है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद फिर लग रहा है तृतीय विश्व युद्ध के बढ़ते खतरे, ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध के बढ़ते खतरे, है ना। जिस तरह से अभी पूरी दुनिया पोलराइज्ड हो रही है, देख रहे हैं कि रूस, चीन, भारत और भी कुछ देश एक तरफ हो रहे हैं और बाकी कुछ देश दूसरे तरफ जा रहे हैं। इस तरह से दुनिया में पोलराइजेशन हो रहा है थॉट को लेकर के, और उसके कारण से टेंशन जो बढ़ रहा है और हो सकता है दिस में लीड टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर, ओके, उस पर आपको निबंध लिखने हैं। इसके बाद फिर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है कि क्या भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो सकती है, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इज़ इट फिजिबल, क्या यह संभव है कि भारत आने वाले 5 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी ऑलरेडी भारत क्या है, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो क्या आने वाले 5 सालों में यह क्या 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी? तो इस पर आपको निबंध लिखने हैं। इसके बाद फिर फ्रेंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी चर्चा में है, हम दो हमारे दो की नीति, है ना, हम दो हमारे दो, अर्थात जनसंख्या से संबंधित आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम में जनसंख्या संबंधी टॉपिक आवे, निबंध का शीर्षक आवे, इस पर भी आपको लिख लेना है। इसके बाद फिर रोज़गार परक शिक्षा, रोज़गार परक शिक्षा, ये आप ले सकते हैं, आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद फिर सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता, ये भी इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है, ठीक है, इस पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक मेरे विचार से लग रहा है वो है लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता, ये भी इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है, इस पर भी आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद महिला से संबंधित जो ऐसे टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि हो गया महिला उत्पीड़न, ठीक है, महिला उत्पीड़न, या आप ले सकते हैं महिला उत्थान, महिला उत्थान, या आप इस पर लिख सकते हैं महिला आरक्षण, ठीक है, आरक्षण। ये थोड़ा सा कन्वेंशनल टॉपिक्स है, लेकिन आपको इस पर भी लिखने की आवश्यकता है। इसके बाद फ्रेंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वाला हो जाता है बढ़ती महंगाई और निवारण, बढ़ती महंगाई और इसका निवारण, इसका निवारण आपको कारण बताने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जो कारण है वह रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध है, जिसके कारण से जो डिमांड और सप्लाई चेन है दुनिया का वो काफ़ी डिसरप्टेड हुआ है, तो इस कारण को आपको देना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप इसे मान सकते हैं अग्निपथ योजना,
इसके क्या इसके आलोचनात्मक आपको स्टडी करना है, ठीक है। अग्निपथ योजना, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऐसे का टॉपिक है, आपको इस पर भी लिखना है। इसके बाद योग का जीवन पर प्रभाव, योग पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। योग का जीवन पर प्रभाव या योग से रिलेटेड कुछ अन्य तरह के शीर्षक आ सकते हैं, आपको उस पर भी लिख लेने की आवश्यकता है। और फ्रेंड कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आपको कर लेने की ज़रूरत है जो मुहावरेदार हो, जैसे स्वास्थ्य ही जीवन है, ठीक है, स्वास्थ्य ही जीवन है, खेल कूद का महत्व, ठीक है। या आप संप्रेषण कला को ले सकते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हो सकता है, संप्रेषण कला। या वाक्य कला को ले लीजिए, बोलने की कला, ठीक है, वाक्य कला और इसका महत्व। इसके बाद अन्य और हो सकते हैं आपके प्रोवर्बियल एसेस। तो फ्रेंड इस तरह से आप यदि इतने सारे एसेस को आप लिखने का प्रयास करते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको लिखना है। और फ्रेंड सारे के सारे टॉपिक्स आपको अंग्रेजी में काफ़ी आसानी से आपको मिल सकता है। सोर्सेज काफ़ी है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे। आप वहाँ से आप कंटेंट को उठाइए और उसमें आपको अपने शब्द देने हैं ताकि याद रहे एग्ज़ाम में, और इस तरह से आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। कोई भी निबंध को आप छापने का काम मत करिए, हर एक निबंध पर आप ज़रूर काम करिए, ठीक है। और जो भी आप लिख रहे हैं उसका विश्लेषण करिए, उसका मूल्यांकन खुद करिए और करवाइए, तभी आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। फ्रेंड यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो कोर्सेज हैं इससे रिलेटेड वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप मुझसे ज़रूर जुड़िए। आपको इस तरह के सारे एसेज आपको मिल जाएंगे। और यदि कोई भी ऐसे आपको लगता है कि वो ऐसे काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, तब आप उस ऐसे के लिए आप सुझाव दे सकते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो ज़रूर आपको उससे रिलेटेड निबंध को मुहैया करवाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आपकी स्वर्णिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप किसी भी तरह का डाउट ना रख करके, यदि जैसा मैंने कहा है आप उसी तरह से तैयारी करिए, आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।